मार्केट के बड़े ट्रेंड्स की बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ निमेश चंदन जुड़े हैं। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। न्यू हाइज पे न्यू हाइज लगे, आज थोड़ी करेक्शन मार्केट में। क्या क्या व्यू है इस समय? क्या इन लेवल्स पर भी मार्केट में पैसा डाला जाए, फ्रेश पैसा? गुड आफ्टरनून अनुज। अगर लार्ज कैप में देखें तो मार्केट एक फेयर वैल्यू जोन में है। तो यहाँ पे जो इस निफ्टी के स्तर पे वी आर इन द फेयर वैल्यूएशन जोन, यानी हम ज्यादा महंगे भी नहीं है, ज्यादा सस्ते भी नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ से वी हैव टू बी वेरी सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक टू मेक मोर मनी फ्रॉम हियर। लास्ट 8 साल से हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट ने 8 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर ईयर्स में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो कुछ करेक्शन कुछ होना इज क्वाइट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर। तो आई वुड से कि लार्ज कैप्स में अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। स्मॉल कैप्स में थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, और बिकॉज वो अपने जो लास्ट 20 साल के एवरेजेस हैं उससे तकरीबन 20% ऊपर चल रहे हैं। उनकी वैल्यूएशन थोड़ी हाई और सर्टेन पॉकेट बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो उनमें थोड़ा करेक्शन आना एक्सपेक्टेड है। बट ओवरऑल लार्ज कैप में एनी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। मुझे एक चीज बताइए निमेश जी, इस समय जो भी नया पैसा एसआईपीस के थ्रू आ रहा है वो तो जिस स्कीम में पहले उन्होंने पिक किया था उसमें आएगा, लेकिन जो नए निवेशक जुड़ रहे हैं उनका रुझान किस तरफ है? क्या वो इंडेक्स फंड में पैसा लगाने के लिए उत्सुक है, या फिर लार्ज कैप्स, या फिर मिड कैप्स? और अगर मिड कैप में कोई आता है एक नया निवेशक, तो वो पैसा आप इमीडिएटली कमिट कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा कैश में रख रहे हैं? तो एक तो एसआईपी से जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो फाइनेंशियल गोल्स और इमोशनल गोल्स दोनों मीट कर रहे हैं। तो उनको तो जब बाजार अगर कोई करेक्शन लेता है एनी पर्टिकुलर मंथ में, तो उनके उनको अच्छा लगता है बिकॉज दे आर बाइंग एट अ लोअर लेवल। तो वो एक डिसिप्लिन अप्रोच है। आई थिंक आई विल रिकमेंड दैट फॉर एवरीबॉडी। अगर कोई लमसम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टिपिकल हमने देखा है कि जो करंट सेक्टर्स जो तेजी में है उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को टू पुट मनी इन सेक्टर फंड्स या थीमेटिक फंड। काफी इन्वेस्टर्स लार्ज एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी आ रहे हैं बिकॉज वहां पे एक वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। मेरे हिसाब से 2024 में जो थीम रहेगा वो क्वालिटी स्टॉक्स का थीम रहेगा। काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने स्ट्रक्चरल स्टोरीज हैं अच्छी, उनकी ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा है, कैश फ्लो अच्छे हैं। बट टेम्पररली बिकॉज ऑफ सम इश्यू एक दो क्वार्टर तक उनका जो ग्रोथ है वो स्लो रहेगा। तो उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि वहां पे लोग नहीं देख रहे हैं, उनमें अपॉर्चुनिटीज हैं अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक्स बाय करने के लिए। ओके, अच्छा निमेश जी, अब बात करते हैं कि करके सेक्टर्स के बारे में। आज एबीबी का दिन है। मैं एग्जैक्टली आपसे स्टॉक्स पे से बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो अर्निंग्स रही इस बार एबीबी की देख लीजिए, चाहे वो सिमेंस की देखिए, चाहे आप एलएनटी की देखिए, सबसे प्रभावशाली चीज़ रही मार्जिन्स और उनके इस क्वार्टर के ऑर्डर इनटेक। आपको ये नंबर्स कैसे लगे और कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र, आपने जो कहा सम ऑफ द स्टॉक्स जो आपने मेंशन किए, आपने देखा होगा कि वो ऑलमोस्ट 15 साल के डॉर्मेंट फेज के बाद ब्रेकआउट उन्होंने दिया है। बिकॉज बिजनेसेस ने वापस, बिकॉज ऑफ कैपेक्स जो गवर्नमेंट कैपेक्स रहा और प्राइवेट कैपेक्स जो पिकअप कर रहा है, उस वजह से ये स्टॉक्स अब ऊपर आए हैं। टिपिकली ये हाई ऑपरेटिंग लेवरेज वाले कंपनीज या बिजनेसेस हैं, जहां पे अगर टॉप लाइन ग्रोथ एक अच्छा आता है तो उनके मार्जिन, उनके कैश फ्लो भी बहुत जोर से बढ़ते हैं। तो इस वजह से जब उनके बिजनेसेस में टर्न अराउंड आता है उनको ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है। और एज यू वुड हैव सीन के ऑर्डर बुक्स भी इनकी काफी स्ट्रांग रही हैं, जिससे विजिबिलिटी रहती है कि नेक्स्ट 2 3 4 साल तक इनके नंबर्स अच्छे आएंगे और मार्केट उन्हें अच्छे वैल्यूएशन देके वो एक्नॉलेज कर रहा है। पीएसयू बैंक्स, एसबीआई ने आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया। क्या यहाँ पर आपकी पोजीशनिंग है पीएसयू बैंकों में? सिलेक्टिवली, तो पीएसयू बैंक्स में हम काफी सिलेक्टिव हैं। बैंक बाय बैंक चूज करके उनके क्रेडिट ग्रोथ, उनके एनपीए और उनके मार्जिन देख के और क्या वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। बट लार्ज बैंक्स में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बोथ प्राइवेट एज वेल एज पीएसयू बैंक्स, और उनके वैल्यूएशन भी रीजनेबल है मेरे हिसाब से। फाइनेंशियल स्पेस एंड मेनली जो लार्ज बैंक्स हैं वही एक स्पेस, ऐसा बड़ा स्पेस है जहां पे वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हैं
और अभी भी काफी अपसाइड इसमें आ सकती यहाँ पर क्योंकि पीएसयू एक बकेट पर से काफ़ी तेज़ी में रही है निमेश जी, और हम कुछ ही देर पहले वो जीक्यूजी पार्टनर्स के जैन साहब की बाइट भी सुन रहे थे, जहाँ पर उन्होंने कहा दे हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सही समय पर वो एलआईसी बीपीसीएल जैसे काउंटर्स खरीद नहीं पाए, लेकिन डोमेस्टिक फंड हाउसेस, वो कल ही डेटा हम हमारे दर्शकों के सामने भी शेयर कर रहे थे कि बड़े पैमाने पर दरअसल पीएसयूज में पैसा लगा है। अब इसमें से कुछ पैसा आपको लग रहा है मुनाफा वसूली के लिए आएगा अगले 3 महीनों में, या फिर यहाँ पर एलोकेशन बस बढ़ने वाला है और कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पीएसयू स्पेस जो है, बिकॉज वो आजकल फ्लेवर में है, इसलिए लोग जनरलाइज कर देते हैं कि सारे पीएसयूज एक साथ या तो अच्छे हैं या बुरे हैं या करेक्शन लेंगे। अब ये गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा बिजनेसेस बहुत ही अलग अलग हैं। पावर सेक्टर के पीएसयूज में बिजनेस काफी अलग है, ग्रोथ अलग है, वैल्यूएशन अलग है। ओएमसीज एक जगह है, ऑयल एंड गैस कंपनी एक तरफ है, बैंक्स पीएसयूज जो हैं वो अलग ग्रोथ रेट्स और वैल्यूएशंस पे हैं। तो जनरलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, बट देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कि काफी पीएसयूज जो हैं उनमें नेक्स्ट 3-4 इयर्स तक ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है उनकी वो काफी अच्छी है। और अगर वो अच्छे वैल्यूएशंस पे आते हैं तो डेफिनेटली दे बिकम अट्रैक्टिव फॉर अस। बट हम टिपिकली जनरलाइज नहीं करते, हम कंपनी स्पेसिफिक देख के उन्हें पिकअप करते हैं। ओवरऑल पावर सेक्टर में हमें पीएसयूज काफी अच्छे लगते ओके निमेश जी, अब आते हैं एक ऐसे स्पेस पे जो कि मतलब अर्निंग्स के लिहाज से इस बार यहाँ पे अगर मैं इक्का दुक्का स्टॉक्स को छोड़ दूँ तो मोर और लेस डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं। मैं एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टाटा कंज्यूमर और आई थिंक गोदरेज सीपीए, इनके नंबर्स ठीक थे, ये ऑल टाइम हाई पे थे। पर अदरवाइज अगर आप आज देखें, आज आईटीसी बैकफुट पे है, आज एचयूएल मेरे ख्याल से 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है, डाबर मेरिको साल भर से परफॉर्म कर ही नहीं पाया है। आप इस वक्त एग्जैक्टली इस प्राइस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एफएमसीजी में देख कैसे रहे हैं? जो 2 टॉप प्राइस परफॉर्मर है उसको अगर मैं छोड़ दूं, रेस्ट ऑफ द आई थिंक एफएमसीजी इस वक्त ठंडा पड़ा हुआ है। आप लोग पिक कर रहे हैं इस वक्त एफएमसीजी को, स्पेशली आई थिंक जिस प्रकार के वॉल्यूम्स की फिगर आई या फिर जिस प्रकार से रूरल इंडिया के नंबर्स हैं उसको देखने के बाद वहां से हम काफी बुलिश हैं उन एफएमसीजी कंपनीज में जहां पे फूड्स बिजनेस जो है वो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है, बिकॉज वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मूवमेंट है वो काफी स्ट्रांग है। प्रीमियमाइजेशन मूवमेंट भी काफी स्ट्रांग है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम कंट्री की बढ़ती है तो वो अपग्रेड करते हैं अपने कंजम्पशन लेवल में। तो फूड स्पेस में जो कंपनीज हैं, एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनमें हम काफी बुलिश हैं। हाँ, कुछ कंपनीज जो ओवरऑल जनरल एफएमसीजी में है उनमें स्लो डाउन रहा है, क्योंकि रूरल ने इस साल उतना ग्रोथ नहीं दिया जितना एक्सपेक्टेड था, और वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हुए हैं उन कंपनीज में। मेरे हिसाब से कुछ ग्रीन शूट्स रूरल में अब दिखना शुरू हुए हैं, शायद 1-2 क्वार्टर और लगे टू रियली सी गुड नंबर्स फ्रॉम दीज कंपनीज। बट जो वैल्यूएशंस हैं, जो रिस्क रिवॉर्ड है, वो अभी फेवरेबल होता जा रहा है। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इन कंपनीज पे एक बार ध्यान देना चाहिए। ओके ठीक है, मैं एफएमसीजी में अपना अपना टेक शेयर किया। रियल स्टेट आज मतलब आप समझ लीजिएगा कि कुछ स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं, कुछ 52 वीक हाई पे हैं। फॉर इंस्टेंस डीएलएफ, हम द लीडर ऑफ द स्पेस, आज ऑलमोस्ट अगर आप देखें अपने 1.5 दशक के सर्वोच्च स्तर पर आके खड़ा है। मेरे ख्याल से ये अपने आईपीओ प्राइस 1240 को उसको आई थिंक रीगेन कर जाएगा। ये तेज़ी निवेश जी अब तक ट्रांसलेट नहीं हो पाई एचएफसीज पर, क्या वजह है? और एचएफसीज पर आपका व्यू इस वक्त? तो रियल एस्टेट पे तो हम पॉजिटिव हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल तक ये साइकिल अच्छी चलती रहेगी। एंड आपने देखा होगा रियल एस्टेट में लास्ट अराउंड 10-12 सालों से काफी कंसोलिडेशन रहा है। जो छोटे-छोटे डेवलपर्स, छोटे बिल्डर्स थे, उन्होंने मार्केट को एग्जिट कर दिया है फॉर सम रीजन और दी अदर, वेदर डीमॉन के बाद या जीएसटी आने के बाद या रेरा के आने के बाद। ऑल्सो कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हुआ है। उनको भी ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड से हाउस बुक करना या जल्दी बुक करना उनको पसंद है। कोई अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है तो वेट करेंगे कि जब तक सारे परमिशंस ना आ जाए, बिल्डिंग अगर ऑलमोस्ट रेडी ना हो जाए, तब तक वो कमिट नहीं करते। तो इसका फायदा रहा है जो ये टॉप डेवलपर्स हैं, उन्होंने मार्केट में कंसोलिडेशन से उनको फायदा हुआ है।
HFCs ओवरऑल ग्रोथ उनकी ठीक रही है, वैसे बुरी नहीं रही है, बट जो रियल एस्टेट को डायरेक्टली सम प्लेयर्स को कंसोलिडेशन का फायदा हुआ है वो डेफिनेटली HFCs में नहीं दिखेगा। निमेश, एक पूरा पॉकेट जहां पर काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली है वो है ऑफ कोर्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। हमने देखा है इंडियन होटल के स्टॉक में किस तरह की तेजी बनती दिखाई दी। आज ऑफ कोर्स एक और IPO मार्केट में आ चुका है। लेकिन इस स्पेस में अब क्या जो रन रेट इन्होंने पोस्ट कोविड मेंटेन की थी वो आगे भी बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि जो बड़े इवेंट्स थे जो ड्राइव कर रहे थे उस अर्निंग्स ग्रोथ को, आई थिंक दे आर बिहाइंड अस नाउ। ये 2024 का साल इस स्पेस के लिए कैसा रहेगा और फंड हाउसेस का रुझान क्या रहेगा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है अर्षदा। मैं एक जनरल स्टेटमेंट कहूंगा बिफोर गेटिंग इनटू सम स्पेसिफिक्स ऑन दिस कि इंडिया जब हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं फॉर 2047 जो बजट में मेंशन हुआ था, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड कंट्री, तो उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो चेंज होगी। कंजम्पशन पैटर्न, स्पेंडिंग पैटर्न, सेविंग पैटर्न चेंज होंगी। टूरिज्म इज वन ऑफ दोज कैटेगरीज जहां पे हमने वी वर पॉजिटिवली सरप्राइज कि एक अच्छा खासा हमने कंज्यूमर स्पेंड देखा इस एरिया में। आपने देखा होगा विद इन पैसेंजर व्हीकल्स, SUVs एंड UVs पे स्पेंडिंग चल रहा है अच्छा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छा स्पेंडिंग है कंज्यूमर्स का। तो ये वन ऑफ दोज एरियाज है जो बेनिफिट ले रहा है कि जो स्पेंडिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं कंज्यूमर्स के, उसका इनको फायदा हो रहा है। स्टॉक मार्केट में कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं जो लिस्टेड स्पेस में हैं जहां पे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। मेनली होटल्स हैं, कुछ ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज हैं, और उनको डेफिनेटली इसका फायदा हुआ। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए निमेश जी। चलिए आप एक काम